अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में नौजवान नस्ल जो बिलखुसूस पढ़े लिखे थे वो बड़े उभर के सामने आए हैं, क्योंकि इस दफ़ा इलेक्शन में मैट्रिक की मेहनत थी वो ज़रूरी थी, लेकिन बाद उसे भी मनसूख कर दिया गया। मैं आज हल्का एल मीरपुर में वार्ड नंबर 2 में जितने भी उम्मीदवार थे पढ़े लिखे थे, और जो कामयाब होने वाले मुस्लिम लीग नून के थे वो सबसे कम तालीम याफ्ता थे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। शेख साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शेख साहब क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने यहाँ से मीरपुर से इस टाइम रेसुलर रात कॉलेज से बीसीएस में मैंने किया था जी। उसके बाद एमसीएसई मैंने किया था इस्लामाबाद से। ठीक है। उसके बाद मैं बर्मिंघम चला गया, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत एजुकेशन अपनी की, कुछ शॉर्ट कोर्सेज और इस तरह की। फिर मैं बर्मिंघम सिटी काउंसिल में मैंने 12 साल तकरीबन जॉब की है वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं वापस पाकिस्तान आ गया और अपने एक जज्बा लेके आया था कि तो पाकिस्तान में कुछ अच्छा काम किया जाए। अल्लाह ताला ने मौका दिया बल्दियाती इंतखाबात की सूरत में, तो उसमें फिर आ गया है। तो आप माशाल्लाह जी, टोटल कितने वोट लिए आपने? सर मैंने मेरी विनिंग वोट था 190 जी। और जिसमें मेरी 14 वोट्स की लीड थी। जी। जो सेकंड मेरे थे रनर अप उनसे 14 वोट मेरे ज्यादा। सुना ख्वातीन का वोट बहुत पड़ा है आपको? खवातीन का इस दफा अच्छा वोट पड़ा है और उसमें हमारी कुछ नहीं, आपके हवाले से मैं पूछ रहा हूँ कि बाकी उम्मीदवार की बजाय आपको जी जी मैं वही बता रहा हूँ, मुझे ज्यादा इसलिए खवातीन के वोट जो हमारे एक जो यहाँ पे एक जो हमारी वीक पॉइंट है हमारा सियासत में कि हम लोग वोट हमेशा मांगते हैं जाके किसी घर के सरबराह से या मेयर से। मैंने थोड़ी सी इसमें चेंजिंग ये की थी जी कि मैंने इसमें अपने घर की खवातीन को बीच में इन्वॉल्व रखा था और हमने ज़्यादा फोकस ये किया था कि जो घरों में खवातीन थी उनको हमने कांटेक्ट किया था और उनको हमने वोट के लिए ज़ाती तौर पे उनसे रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, घरों का जिक्र आ गया। राहिल साहब, इस इलेक्शन से पहले आपके पास 2 गाड़ियां थी, तो सुना आजकल रेंट वाली गाड़ी में फिरना है। नहीं, रेंट वाली गाड़ियों पे नहीं, अब बिल देने के बाद अब ये दोस्तों की गाड़ियों में नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का कैसा प्रोसेस था इलेक्शन का? आसान है, मुश्किल होता है? इलेक्शन का प्रोसेस बहुत आसान है अगर आपने अगर आपके पास पैसे हैं तो। पैसे है कि पैसा नहीं है हमारा, तो स्पेशली हमारा जो वार्ड था उसमें अल्लाह का शुक्र है कि सारे लोग खाते पीते घरों के थे और अच्छे पढ़े लिखे लोग थे सारे। वहाँ पैसों का इतना बीच में अमल दखल नहीं था। जो वोटर्स को बिरयानी खिलानी पड़ती है वो भी मुफ्त आ जाती है, वो भी पैसों से आती है? मैंने तो वैसे, आप अगर वैसे पता करें मेरे तो कैंप में कहीं पे बिरयानी हमने खिलाई नहीं है। 2 दफा हमने 2 फंक्शन रखे हमने अपने, और बिरयानी वाला कोई नहीं। सुना आप जिन वोटर के पास जाते थे तो वहाँ पे यखनी की फरमाइश करते थे? हाँ, ये है कि वोटर्स ने हमें माशाल्लाह अच्छी हमारी खिदमत की है। सारे अच्छे घरों से तगड़े वोटर थे हमारे, वो हमारे हमें खाने खिलाते थे। अच्छा, आप बताएं कि जो वार्ड नंबर 2 हैं उनके मसाइल क्या हैं, और आप क्या एलानिया लेके अवाम में गए थे? सर इस तरह से है कि मैं वार्ड नंबर 2 को हमेशा से, मैं जहाँ भी बात करता हूँ मैं ये कहता हूँ ये हमारा हल्का जो है वो बलूचिस्तान है। अच्छा। एक तो बलूचिस्तान की तरह ये रकबा हमारा बहुत बड़ा था। मीरपुर का सबसे बड़ा वार्ड हमारा था एरिया वाइज जो था, जिसमें D1 पूरा था, D3 कंप्लीट था और D4 कंप्लीट था। और ये काफी बड़ा एरिया है, काफी वास्ट एरिया। आबादी के हिसाब से इतना ज्यादा नहीं है, आबादी वोटर के हिसाब से तो बहुत, यानी तकरीबन 1174 वोट था टोटल यहाँ पे, जिसमें बहुत सारे बैरून मुल्क भी थे या दूसरे शहरों में आबाद थे लोग। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये अभी डेवलपमेंट हो रही है इस सेक्टर्स में, स्पेशली D4 में, वहाँ पे तो हमारे बेशुमार मसाइल हैं, बिजली के भी हैं, पानी के भी हैं, और गैस तो आई नहीं है। गैस जो है वो पुराने सेक्टर्स हैं, D1 और D3 के कुछ सेक्टर्स हैं उनमें है गैस, वहाँ पे आगे गैस भी नहीं है। तो इस तरह ये, और बेसिक फैसिलिटीज पार्क्स वगैरह ये वो भी नहीं है हमारे पास, कम्युनिटी सेंटर्स नहीं है। और ये एक ऐसा हमारा D4 का स्पेशली जो है इसको हम मॉडल बना सकते हैं, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, और हमारे पास जो भी है और कहीं पे कुछ नहीं है वो हम यहाँ पे बना के एक मॉडल एरिया इसको बना सकते हैं अगर हमें इसमें चांस मिले तो। ठीक है। तो रहील साहब, आप माशाल्लाह कौंसलर मुंतखब हो चुके हैं। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले तामीराती काम क्या कराएंगे? बिजली के हवाले से क्या है? और सर इसमें इस तरह था कि ऑलरेडी मैं इस पे, क्योंकि थोड़ा अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरे सब भाइयों के साथ बड़े अच्छे लिंक्स हैं, सब महकमों में भी अच्छे लिंक्स हैं, अच्छे दोस्त हैं मेरे सारे, और मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हासिल है अपने सब महकमों में से भी और दूसरी पार्टियों से भी, स्पेशली जो गवर्नमेंट पार्टी है PTI उसमें भी मेरे अच्छे दोस्त भाई हैं सारे, सबके साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशन हैं।
میں نے آلریڈی اس پہ تھوڑا سا ورکنگ ہماری شروع ہو چکی ہے. پہلا اسٹیپ ہمارا ہے کہ ہمارے D4 میں ہم نے نشاندہی کی ہے. چیف انجینئر واپڈا سے میں اس دن ملا ہوں جا کے, اور ان کو ہم نے نشاندہی کی ہے 3 جگہ پہ ہمارے پولز ایسے تھے جو ڈیمیج ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو نیچے سے سپورٹ دے کے ٹیمپریری کھڑا کیا گیا, اور 11,000 وولٹیج والے پولز ہیں جس میں کوئی بھی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. ان کے سلسلے میں نے ان سے بات کی ہے, جس میں انہوں نے بہت اچھے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا, اور انہوں نے کہا ہے یقین دہانی کرائی ہے کہ جلد از جلد یہ 3 پولز کا معاملہ یہ حل ہوگا. پھر اس کے بعد مزید کچھ چیزیں ہیں جو میں نے پرائیورٹائز کی ہوئی ہیں, جو میں نے اپنے کیمپین میں بھی میں بتاتا رہا ہوں, جس میں سب سے بڑا D4 کا اگر مسئلہ لیں تو کیونکہ زیادہ مسائل D4 میں اس لیے زیادہ ہیں کہ یہ ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ. D3 جو ہے وہ آلموسٹ ہو چکا ہوا ہے, ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے, گھر بن چکے ہیں, ان کے ڈفرینٹ مسائل ہیں. D1 کے ٹوٹلی ڈفرینٹ مسائل ہیں, زیادہ تر سڑکیں, کھمبے, بجلیاں وہ آلریڈی ہیں وہاں پہ, گیس بھی ہیں, کچھ جگہوں پہ گیس نہیں ہے, ان کا گیس کے مسئلے ہیں. جو D4 میں جو سب سے بڑا جس مسئلے پہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں, وہاں پہ پانی کی مین سپلائی لائن ہی نہیں ہے. D3 میں بھی ایسے ہی, D3 میں بھی جو آگے جو لانچ موڑ کے پاس وہاں کے ایریا وہاں پہ بھی نہیں ہے. لیکن جو D4 کا تو سارا ایریا ہے, آپ پلاٹ خریدتے ہو پہلے, اس کے بعد سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے آپ بور کراتے ہو, اس کے بعد آپ کوئی اور کام, اس کی چار دیواری بھی بعد میں شروع کرتے ہو. تو اور اس سے ہم 2 باتیں ہو رہی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ زیر زمین پانی کی سطح جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں جو ہوا کہ زلزلے کے دوران بھی سب سے زیادہ ڈیمیج D4 کا ایریا ہوا, کیونکہ ایک گلی میں اگر 10 پلاٹ ہیں, 10 پہ بور ہوا ہوا ہے, زمین کو ہم نے اندر سے کمزور کر دیا. بالکل. تو میری فرسٹ پرائرٹی جو ہے سب سے بڑی, وہ میں پانی کی مین سپلائی لائن یہاں پہ لے کے آنا چاہتا ہوں, اور جس میں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ باقی بھائیوں کی بھی سپورٹ ہوگی. اور اس میں ایک چیز اور بھی میں ایڈ کرتا چلوں اس میں, کہ میں نے آلریڈی اپنے جتنے بھائی تھے میرے جن کے ساتھ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, PTI سے تنویر شاہ صاحب تھے, ایک آزاد امیدوار جو تھے راجہ عدیل صاحب تھے, میں مسلسل رابطے میں ہوں, اور میری ان سے ایک دوسرا ملاقات بھی ہو چکی ہے. انہوں نے بھی میرے ساتھ بہت اچھا تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. میرا ویژن یہ ہے کہ ہم جس محکمے میں جس کام کے لیے جائیں, ہم تینوں جو ہیں اکٹھے جائیں, یا جو بھی امیدوار تھے ہم اکٹھے جائیں. اور سیاست اپنی جگہ پہ تھی. راہیل, یہ آپ لوگ ماشاءاللہ تینوں پڑھے لکھے ہو, اور دوسرا اس طرح جو پولیٹیکلی پہلی دفعہ اپیئر ہوئے ہو, آپ بھی کوئی عہدے دار نہیں ہیں, اور نون لیگ میں عدیل بھی آزاد, اور تنویر شاہ صاحب بھی تحریک انصاف بھی عہدے دار نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تعلیم کی وجہ سے آپ اکٹھے چلو گے عوام کے مسائل حل کرنے میں, یا جو نئے کارکن ہو اس وجہ سے؟ اگر پرانے, کیونکہ جو کام ایک کرتا ہے اچھا کام ہو, دوسرا نہیں کرنے دیتا اس کو. نہیں, اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو مرکزی قیادت اور اسپیشلی چودھری سعید صاحب نے بہت بڑی یہ ہم پہ میرے اوپر جو ہے یہ انہوں نے مہربانی یہ کی ہے, ایک ٹرسٹ انہوں نے دیا ہے مجھے, کہ میں ایک نیا بندہ تھا, میرا اس طرح سے ایسا سیاست سے کوئی اتنا تعلق نہیں تھا, تو لیکن انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا, اور میرے علاوہ اور بھی جتنے لوگوں کو ٹکٹس جاری کیے گئے, موسٹلی پڑھے لکھے اور ینگ لوگوں کو ٹکٹس جاری کیے گئے, اور نون لیگ نے اچھی قیادت کو ساری کو سامنے لے کے آئے. اسی طرح PTI میں بھی کافی سارے جو ہے نئے چہرے آئے ہیں, ینگسٹرز آئے ہیں سارے. اس میں میٹرک کی شاید تو ایک چلیں, وہ تو اچھی بات تھی. پرسنلی میرا یہ تھا کہ کم از کم ان کو منیمم FSC کے یہاں پہ رکھنا چاہیے, اور MLA لیول پہ ان کو BSc BA کے لیول پہ کم از کم ہونا چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو؟ نہیں, الیکشن ہو, میں یہ چاہتا ہوں الیکشن ہو اور اچھے پڑھے. آپ کو پتا ہے کتنے لوگ میٹرک کی وجہ سے سیاست سے نکل گئے ہیں بلدیاتی انتخابات کی دور؟ نہیں دیکھیں, سیاست میں اگر وہ سیٹ نہیں لیں گے تو یہ نہیں ہے کہ وہ سیاست سے آؤٹ ہو گئے. اگر کوئی بھی سینئر بندہ ہے جس کے پاس میٹرک کی اگر نہیں ہے سند, یا FSC کی نہیں ہوگی, یا BSc کی نہیں ہوگی, گریجویشن نہیں کی ہوگی, وہ ہم مشورے تو دے سکتا ہے, اپنا جو بھی نمائندہ ہوگا اس کے ساتھ وہ اسی طرح سے چل سکتا ہے. کام کرنے کے لیے ضروری تو نہیں ہے سیٹ پہ بیٹھے گا تو کام کرے گا. ناظرین, یہ راہیل کی سوچ, ایک تعلیم یافتہ نئے نوجوان کی سوچ ہے. یہاں پہ ایک لیکن چھوٹا سا بریک سے واپس آ کے دوبارہ یہیں سے گفتگو آغاز کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. راہیل, ابھی بلدیاتی انتخابات میں میرپور میں بھی جو تحریک انصاف ہے وہ زیادہ سیٹیں لے گئی ہے آپ کی جماعت سے, تو اب میئر جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہوگا. ایسے حالات میں ایک کونسلر جس کا تعلق دوسری جماعت سے ہے, مسلم لیگ نون سے ہے, یا آزاد ہے, یا پیپلز پارٹی ہے, وہ کیسے جو فنڈز ہیں وہ نکال سکے گا؟ سر, اس میں 2 باتیں ہیں جو میری پرسنل سوچ ہے. میں اپنے جو اگر اپنا ویو آپ کو دوں, پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے میرپور کی سیاست
वो नफरत वाली सियासत नहीं है जो बाकी सूबों में या बाकी जगहों पे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे है। हमारे यहाँ पे बड़ी वफादारी वाली सियासत है। हम लोग आपस में इलेक्शन की हद तक तो सब सब पार्टीज ने आपस में बड़ा जोर भी लगाया, सब कुछ हुआ। इलेक्शन के बाद हमारी कोई नफरतें नहीं है, कोई दुश्मनियां नहीं है। यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, बड़ा पुरअमन इलेक्शन हुआ। इलेक्शन कमीशन के पास हालांकि वसाइल भी उतरे नहीं थे, पुलिस भी कम थी, फिर भी कहीं पे भी कोई बड़ा इस तरह का मामला नहीं खराब हुआ। आगे भी ये है कि जो मसलन अगर पीपल्स पार्टी के बंदे हैं या पीटीआई का कोई बंदा होगा या नून लीग के बंदे होंगे, ये सब हम आपस में या तो भाई हैं, रिश्तेदारी हैं, आपस में इतने क्लोज हैं। हम एक दूसरे के साथ वो चीज़ मेरे हिसाब से हम लोग नहीं करेंगे कि हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करें या हम दूसरे को काम ना करने दें। सबसे पहली बात तो ये है मेरी। दूसरा, मैं अगर पर्सनल अपने उस पर जाऊँ तो मेरा अल्लाह का शुक्र है कि पीटीआई के सारे भाइयों से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं। बहुत सालों से तो फैमिली टर्म्स हैं, बहुत सारे मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, कुछ कुछ मेरे दोस्त हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा मेरा कोई काम किसी जगह पे भी उसको रोकेगा। और मैं इंशाल्लाह ताला जो भी काम करूंगा, जाहिर है मैं अपना जाती काम कोई भी नहीं करूंगा, और मैं इसीलिए साथ अपने बाकी भाइयों को भी साथ रखना चाहता हूँ। पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उनको भी, आज़ाद उम्मीदवार को भी, कि हम जहाँ पे भी जाएं उधर पे ये पार्टी बाजी पे हमारा कोई काम, जानून काम ना रुके और हमारे हल्के के काम हो। अच्छा रहील, आप हमें बता दें, आप जब कौंसिल मुंतखब हुए तो आपको जमात की तरफ से इस्लामाबाद बुलाया गया, वहाँ पे मुबारकबाद दी गई, क्या गाइडलाइन दी वहाँ पे? सर वो बेसिकली हमारे इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया गया था। वहाँ पे जितने हम कौंसलर हजरात थे रावलपिंडी में बुलाया गया, और सारे मुख्तलिफ ज़िलों से वहाँ पे लोग आए और सब ने एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन हुई हमारी। और उन्होंने एक हमारा वहाँ पे लंच हुआ पार्टी की तरफ से। वो बेसिकली वो एज सच को इसमें खास इतनी वो नहीं थी, वो हमारी जो पार्टी की इंटरनल थोड़ी सी हमने आपस में डिस्कशंस की और बाकी एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन हुआ हमारा। ठीक है। अच्छा राहिल, अभी आप का मसला गैस का भी मसला है, काम तो आप पानी से शुरू कराएंगे, तो गैस के हवाले से तो बहुत ज़्यादा फंड चाहिए होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में मैंने देखा है कि बनफरमा में एक काउंसलर साहब हैं, उन्होंने लोगों की मदद से पैसे इकट्ठे करके फ्लाई काम शुरू कर दिए हैं। तो ऐसा कोई प्लान है आपके ज़हन में? नहीं सर, एक चीज़ मैं वैसे आपको बताऊं, ये एक मिसकंसेप्शन है, इसको सही साहब बहुत दफ़ा क्लियर कर चुके हैं। फंड्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है। गैस के लिए हमारे पास फंड सारे मौजूद हैं, जो कि हमारे ऑलरेडी उनके महकमे के पास पहुंचे हुए हैं। उस पर काम शुरू कराना है, जिसमें हमारा थोड़ा बहुत मसला ये हुआ कि पार्टी वहाँ पे पीटीआई की थी जब यहाँ पे गवर्नमेंट। अच्छा, आप उनकी बात करें जो राजा फारूक हैदर खान ने जो फंड दिया, तो वो फंड हमारे पास मौजूद है गैस के लिए। हमने उस पर काम शुरू कराना था। उस वक्त वहाँ पे गवर्नमेंट डिफरेंट होने की वजह से काम नहीं हो सका। फिर उसके बाद में भी कोई मुल्की हालात ऐसे चलते रहे। अभी भी पीटीआई जो है वो उधर पे, क्योंकि काबीना ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी हुई है गैस के मजीद फर्दर कनेक्शन की। ठीक है। और उस सिलसिले में सही साहब ने अपना ये क्लैरिफिकेशन दी हुई है कि वो फकान अब्बासी साहब से भी मिले और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप काबीना में दोबारा इस मसले को उठा के और ये पाबंदी न्यू कनेक्शन से हटाई जाए, ताकि यहाँ पे दोबारा से हमारा काम जो है वो हो जाए। अभी थोड़ा सा एक इशू ये है कि सर्दियों में वैसे ही गैस की शॉर्टेज होती है, तो सर्दियों में तो शायद ये काम इतनी जल्दी नहीं होगा, काबीना मंजूरी नहीं देगी नए कनेक्शन की, मेरा जहाँ तक पर्सनल ख्याल है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला मौसम चेंज होने के बाद थोड़े मुल्की हालात भी थोड़े स्टेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला उस वक्त, और फिर हमारा जो ये गैस का इशू कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि फंड हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 2 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौंसलर मुंतखब होने वाले राहिल शरीफ साहब। बात करके उनसे खुशी हुई कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जो अब इक़्तिदार में आ चुका है, उसको अवाम ने मुंतखब किया है, तो वो एक विजन रखता है, नॉलेज रखता है लोगों के मसाइल के बारे में और लोगों को के मसाइल हल करवाने के बारे में। नवाज़ शहबाज को K7 टीवी डिजिटल मार्केटिंग की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।